नमस्कार साथियों। आज देसी रियासत हैदराबाद का विलय भारत संघ में कैसे हुआ, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जस्ट नॉलेज में। हैदराबाद राज्य के संस्थापक चिंतलीज खां उर्फ निजाम उल मुल्क थे। इन्होंने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। दरअसल क्या है साथियों, इनका मूल नाम आप देख रहे हैं कमर उद्दीन खान था। तो लेटर मुगल पीरियड में जब मुगल बादशाह फारुखसियार थे, उस समय कमरुद्दीन खान को 1713 ईस्वी में उन्होंने अपना दक्षिण भारत का सूबे का सूबेदार बनाया और उन्होंने निजाम उल मुल्क की उपाधि उन्होंने कमर उद्दीन खान को दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह बाद में बने 1719 से 1748 में टाइम पीरियड है, उन्होंने इस निजामुल को अपना वजीर अर्थात प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन मोहम्मद शाह जो संकालू स्वभाव के थे, दरबार में षड्यंत्र, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, इनसे तंग आकर निजामुल ने अपना पद त्याग किया, दक्षिण भारत आ गए और उन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। और इस हैदराबाद राज्य को मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने उसे मान्यता दी और आसिफ जाह को उपाधि इन्होंने प्रदान किया। इस तरह साथियों आप देखेंगे हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई और 1748 में जब निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई, उसके बाद आप निरंतर शासक करते रहे। और आप देखेंगे कि 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड ब्रेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और उन्होंने अपने साथ सहायक संधि जैसी कुप्रथा चलाया और उसके तहत हैदराबाद का निजाम 1798 में देश का पहला देसी रियासत था जो अंग्रेजों से सहायक संधि किया। सहायक संधि करने के बाद आप देखेंगे अंग्रेजों के चुंगल में फंस जाने के बाद दूसरा कोई उपाय नहीं होती थी और भारतीय खर्च से अपने हित को साधना और अपने विदेश नीति वगैरह जितने भी चीज है उनको अंग्रेजों के हाथ में सौंप देना और अंग्रेजों की ये पॉलिसी ही भारत में एक अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आप देश का आजादी के समय देखेंगे निजाम मीर में उस्मान अली खान जो हैदराबाद राज्य के हैदराबाद निजाम राज्य के देखेंगे हम लोग 7वां निजाम थे। इनका कार्यकाल 1911 से 1948 ईस्वी थी। और ये जो देख रहे हैं आप मीर उस्मान अली खान, इनका सालाना आय अगर आप देखेंगे तो $25 मिलियन था। इसके अलावा हर साल इसे राज्य के खजाने से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता था साथियों। और यह व्यक्ति इतना अमीर था, इतना अमीर होने के बावजूद भी आप देखेंगे एक नंबर का कंजूस था। और कंजूसाई की प्रमाण इस आधार पर मिलता है कि वह बिना प्रेस किए पैजामा सूट आप देखेंगे मलिन फीकी टोपी पहनता था, नया कपड़ा तक नहीं पहनता था, ना ही अपने दरबारियों को कभी वो राजशाही भोज ही देता था। इस तरह ये महाकंजूस व्यक्ति था। और साथ ही देखेंगे साथियों उस समय हैदराबाद जो विशाल ये थी, इसकी जो आबादी थी करीबन 1,70,00,000 माना जाता है और उसमें 85% हिंदू थे। शेष आप देखेंगे तो कौन थे, मुस्लिम, आप जैन, ईसाई, ये सारे थे। इनका क्षेत्रफल देखेंगे साथियों 82,698 वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो 2,14,190 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान अगर ब्रिटेन और स्कॉटलैंड से भी बड़ा था, ये क्षेत्र इतना विशाल था। यहाँ मुंबई महाराष्ट्र तक उधर चला जाता है, कर्नाटक इधर असम मैसूर सारे क्षेत्र में, तेलुगु भाषी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश सारे बहुत विशाल क्षेत्र में था। इस तरह इनकी आय भी बहुत बड़ी थी। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे लगभग तेलुगु भाषी क्षेत्रों जो बहुभाषी राज्य था, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यहाँ तेलुगु भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। मोटा बोला जाता है 48 से 50% ये तेलुगु भाषी के लोग थे, 26 से 28% अब मराठी भाषी के लोग थे। फिर देखेंगे मोटा मोटी कहीं ना कहीं 22% आसपास कन्नड़ भाषा बोलने वाले थे और कहीं ना कहीं 10.3% इस तरह का लगभग बताया जाता है अनुमानतः कि उर्दू बोलने वाले थे। लेकिन अब मीर उस्मान अली खान इतनी स्वच्छाचारी निरंकुश शासक था कि उन्होंने सभी ये बहुसंख्यक जनता और आप देखेंगे यहाँ की संस्कृति मेल मिलाप को ताक में रखते हुए उर्दू को हैदराबाद की राजभाषा बना दी, जो बहुत ही विडंबना थी क्योंकि मुस्लिम शासक था, प्रजा हिंदू थी साथियों। इस तरह उन्होंने अपने राज्य पे ये भाषा, ये गतिविधियां लाई। सर्वप्रथम ये देखेंगे अपना राज्य भाषा संस्कृत अमरीनी होने के कारण इसके पास अपनी सेना, एयरलाइंस, फिर दूरसंचार प्रणाली, रेलवे नेटवर्क, डाक प्रणाली, मुद्रा
और इवन देखेंगे रेडियो प्रसारण जैसी भी गतिविधियां थी। और राष्ट्रीय आप देखेंगे उत्पादन के लिहाज से भी भारत का सबसे बड़ा रियासत था कौन? देसी रियासत, ये हैदराबाद था। और यहाँ पे हैदराबाद में खाद्य, कॉटन, तिलहन को, फिर कोयला, फिर आप देखेंगे सीमेंट उत्पादन जैसे बहुमूल्य सारे चीज यहाँ पे उपलब्ध थी। और खाद्य संसाधन के साथ ही आप देखेंगे जो अब देश हित में हर मामले में आप अपने खासकर हैदराबाद राज्य के लिए आत्मनिर्भर था, संपन्न था हर खनिज संसाधनों से। इस तरह साथियों आप देखेंगे कि ये सारी गतिविधियां रही है। और साथियों कि यहाँ जो आप देखेंगे कि जब देश आज़ादी की क्रम हुई तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली में थे, उन्होंने घोषणा किया था कि जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। देखिए वस्तुस्थिति ऐसी बनी कि उसे पहले ही आज़ाद करने की नौबत आ गई। और यही क्रम में आप देखेंगे कि हैदराबाद राज्य थे और इसी तरह जूनागढ़, फिर देखेंगे आपका कश्मीर, ये सभी चाहते थे कि हम स्वतंत्र अवस्था में रहे, हम भारत में शामिल नहीं हो। इसीलिए आप देखेंगे ये सारे तथ्य किसमें छिपा हुआ है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आप देखेंगे प्रावधान लाया गया कि देसी रियासतों को बोला गया कि 40 दिन के अंदर आप भारत या पाकिस्तान किसी में एक शामिल हो सकते हैं, या फिर लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के प्रावधान के तहत आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। हैदराबाद इन्हीं तथ्यों को मानते हुए अपने आप को भारत में विलय न कर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। चूंकि उस समय देसी रियासतों की संख्या 565 थी और देसी रियासतों को भारत में विलय कर एकीकरण का नेतृत्व किनको दिया गया था, उसमें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे बीपी मेनन, इनके कंधों पर यह भार था। साथियों देखेंगे जब ये हैदराबाद राज्य के विलय की जब बात आई तो उस समय ये चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र अवस्था में रहें और आजाद भारत के लिए ना तो ये भौगोलिक राज्य की ओर से देखेंगे और ना ही सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अब देखेंगे यह संभव था कि हैदराबाद भारत के बीचों बीच एक नासूर की तरह बना रहे। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर की तरह है। इन्होंने किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जब देसी रियासत को शामिल करने के प्रावधान में सारी प्रक्रिया चलाई तो उन्होंने साफ रूप से कर दिया, भारत कतई यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि भारत या उसके किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, उसको नष्ट करने की जो है उस संघ से जो नष्ट करने दिया जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे भारत के सभी लोगों ने से मिलकर खून पसीने से सींचा है। इसलिए भारत के किसी भी क्षेत्र को भारत से क्या करें, देसी रियासत को यहाँ से अलग होने की आवश्यकता नहीं, अलग होने हम नहीं देंगे। ये तो नेहरू ने यह भी कहा था कि मुझे देसी या राजा राजड़ाओं में मुझे कोई विश्वास नहीं, मुझे तंत्र की व्यवस्था स्वीकार है। साथियों फिर देखेंगे हैदराबाद विलय की जो बात हुई तो निजाम शुरू से ही भारत में हैदराबाद को विलय नहीं चाहते थे और ना ही ये चाहते थे कि हम आज़ादी के बाद अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहें। तो अपने दक्षिण भारत में एक मुसलमान वर्चस्व को बचाने और की जो व्यवस्था थी उसको ये बरकरार रखना चाह रहे थे। ऐसी अवस्था में साथियों आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, किसने, हैदराबाद के जो निजाम मीर उस्मान अली खान ने इन्होंने क्या किया, क्योंकि संपन्न धनी थे ही, तो भारत सरकार से अपने प्रतिक्रिया करने के लिए, कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपना अलग से सेना बनाई, जैसे दीदार, सिद्दीक संगठन, खाकियार पार्टी, निजाम सेना, ये सारा अपना संगठन बनाया, भारत सरकार से प्रतिकार करने के लिए, लड़ने के लिए बनाया। इवन आप देखेंगे 1926 ईस्वी में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1926 में मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन का गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष और रजाकार जो थे वो कासिम रिजवी थे। उन्होंने क्या किया, भारत से अलग होने की कोशिश की और उसमें और भी गति लाई, बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम हैदराबाद स्वतंत्र राज्य रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये सारा मामला हुआ। तो उसी समय आप देखेंगे कि ये जो कासिम रिजवी थे, रजाकार मुस्लिम थे, उन्होंने घोषणा भी किया। क्या घोषणा किया? उन्होंने घोषणा किया कि एक दिन संपूर्ण भारत का विलय करके दिल्ली के लाल किला में आसफजाई झंडा फहराएंगे। इन्होंने इतना बड़बोली तो बात कर दिया, लेकिन इतनी औकात नहीं थी इनकी जितना इन्होंने अपना बड़बोली दे दिया था। ऐसे भी कहा जाता है, छोटी मुंह बड़ी बात।
तो बोल ही जा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको इस चीज का भान नहीं था। प्रारंभ में इसे पाकिस्तान से बहुत सहयोग था, ये चाहता था पाकिस्तान का संरक्षण, पाकिस्तान इसको भ्रम में रखा था कि तुम स्वतंत्र हो, हम तुम्हें मुसीबत पे क्या करेंगे, सहायता देंगे, ये भी उन्होंने कहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि निजाम भी चाहता था कि हम एक स्वतंत्र राज्य अपना स्थापित रखें, और इसका उद्देश्य ही था कि एक दक्षिण भारत में एक मुस्लिम वर्चस्व राज्य स्थापित करना, क्योंकि लेकिन कि इनकी आबादी अधिकतर नहीं थी, यानी अधिकांश संख्या तो हिंदुओं की थी और इनकी मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी ये चाहते थे कि यह मुस्लिम राज्य ही स्थापित रहे। यही कारण है कि आप देखेंगे 29 नवंबर 1947 ईस्वी को यथास्थिति संधि यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत सरकार से किया और बोला कि 15 अगस्त से पूर्व की जो 15 अगस्त 1947 से पूर्व की जो अवस्था है वही स्थिति हमारी बनी रहनी चाहिए। और इसके तहत जो यथास्थिति समझौता हुआ, इसके आधार पर हैदराबाद के निजाम को एक प्रतिनिधि सरकार का गठन करना था। और यही कारण कि भारत जो अपना प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल किया, वो देखेंगे किनको शामिल किया, तो के एम मुंशी को प्रतिनिधि के रूप में हैदराबाद भेजा। और यहीं पे निजाम ने किनको यहाँ पे रखा, तो लायल अली को अपना प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब इतने सारे होने के बाद भी आप देखेंगे निजाम जो थे, कौन है, मीर उस्मान अली खान ने इस यथास्थिति यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया और पाकिस्तान को करोड़ों रुपया ऋण में दिया। यही नहीं, उन्होंने एक जनप्रति अधिकारी को पाकिस्तान में भी स्थित कर दिया। इतना ही नहीं, इतना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से हथियार भी मंगाने लगे ताकि भारत के साथ युद्ध किया जा सके। फिर आप देखेंगे इसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने हथियार तो चोरी छिपे मंगाना शुरू किया, साथ ही पाकिस्तान के सहयोग और निजाम, ये जो मीर उस्मान अली खान है, इनके सह पर वहां के रजाकार जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया, मारकाट शुरू किया, लूटपाट कर शुरू कर दिया, बहन बेटियों बहुओं की इज्जत तक लूटी गई। चारों तरफ पूरा हैदराबाद में भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई, बहुत ही दुर्दिन की स्थिति हो गई। तब 22 मई को क्या किया, इतना होने के बाद 22 मई 1948 को हैदराबाद में स्थित गंगापुर स्टेशन पर एक ट्रेन थी, उस पर अभी हमला कर दिया गया। मजबूर होके आप देखेंगे कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, 26 जुलाई, यहाँ पर मैंने मेंशन किया, 26 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने हैदराबाद के स्थिति पर शुरुआत के लिए जानने के लिए एक श्वेत पत्र जारी कर दिया। सरदार पटेल संविधान में सभा की बैठक में क्या किया कि अब सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन इतना होने के बाद भी भारत के जो सैन्य प्रमुख थे उस समय, जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट बुश ने सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, बोला कि नहीं सैन्य कार्रवाई नहीं, दो बार विरोध किया। लेकिन यथास्थिति हिंदुओं पर इतनी अत्याचार वहां पर होने लगी, इतनी अत्याचार होने लगी, सहन से ऊपर चढ़ा गया, यानी कहते हैं ना सर से ऊपर हो गया है बात। अब बस इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया, बोला कि अब सैन्य कार्रवाई अत्यधिक आवश्यक है। और यही कारण है कि आप देखेंगे 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैन्य कमांडर कौन थे, मेजर जनरल JN चौधरी ने सुबह 4 बजे अपने सैन्य के साथ हैदराबाद रियासत में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, यानी हैदराबाद रियासत में घुस जाते हैं। और उन जो मुस्लिम वहां रजाकार थे, सैन्य कमांडर थे, उनका विरोध में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई बहुत विस्तृत रूप से चली, लेकिन 5 दिन के भीतर ही 17 सितंबर 1948 को 5 दिनों के भीतर ही निजाम उस्मान अली खान ने क्या किया, देखेंगे घोषणा कर दी। किस चीज की घोषणा किया, युद्ध विराम की घोषणा की है और रजाकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी, क्योंकि 5 दिन में उनकी पिंगी ढील हो गई। ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या किया कि 18 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद के जो सैन्य कमांडर थे, कौन, जनरल एल एड्रूस को अपने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इन्होंने भारतीय सैन्य कमांडर मेजर जनरल JN चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक उसी समय आप देखेंगे कि फिर उनके जो समर्पण करने के बाद जो कासिम रजवी जो मुस्लिमों के रजाकार जो अध्यक्ष थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री जो लायक अली थे वहां के, उनको बर्खास्त कर दी गए, यानी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस तरह साथियों आप देखेंगे कि मुस्लिमों की जो ये स्थिति बनी, तो यहाँ पर इतना होने के बाद भी ये चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था मीर उस्मान अली खान। इन्होंने क्या किया, जब से भी भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, उन्होंने यूएनओ में अपने सुरक्षा के लिए, कि सुरक्षा परिषद के पास अपना एक पत्र भेज दिया बचाव के लिए। तो भारत सरकार ने क्या किया,
कि नहीं, यूनो के डर से, भय से भारत सरकार ने घोषणा किया कि हम तो यहाँ पे सैन्य कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, हम तो हैदराबाद में शांति स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रहे ताकि शांति व्यवस्था बने रहे, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। यही कारण है कि आप साथियों देखेंगे कि उस समय जो भारत सरकार द्वारा जो सैन्य कार्रवाई जो चलाया गया उसको ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो क्या है आप कहेंगे, उस समय क्या था, विश्व में पोलो खेलने के लिए जो मैदान थे वो 17 मैदान हैदराबाद में थे। इसीलिए भारत सरकार ने जो उसमें अभियान शुरू किया, उस अभियान का नाम क्या रखा, ऑपरेशन पोलो रखा। ये बात तो मुझे लगता है भलीभांति आप जानते ही होंगे, समझ में आ रही होगी। और इसी समय 23 सितंबर 1948 ईस्वी को आप देखेंगे कि मीर उस्मान अली खान ने क्या किया, जो सुरक्षा परिषद में, यूएन सुरक्षा परिषद में जो अपना कंप्लेन दिया था उसको वापस लिया और हैदराबाद के विलय भारत संघ में कर दिया। अब भारत संघ में घोषणा किया करने के लिए तो इतने ही में नहीं रहा, 24 नवंबर 1949 ईस्वी को निजाम ने घोषणा किया कि भारत का संविधान ही हैदराबाद का संविधान होगा। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अब देखेंगे कि हैदराबाद राज्य नियमित रूप से भारत के हिस्से में आ गया और भारतीय संविधान के अंतर्गत हैदराबाद राज्य को भारतीय संविधान के भाग ख में रखा गया। इस तरह साथियों हैदराबाद राज्य का विलय हुआ और इस समय हैदराबाद के जो निजाम मीर उस्मान अली खान था उनको क्या बोला गया, राज्य प्रमुख बनाया गया। और वहां पे जो सीएम बनाया गया, वो सीएम किसको बनाया गया, तो आप देखेंगे एम के बेलोडी को बनाया गया, एम के बेलोडी को वहां का सीएम बनाया। लेकिन इसी समय साथियों आप देखेंगे 1956 में राजभाषा पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बहुत भारी आंदोलन चल रही थी। यही कारण है कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र में अलग राज्य बना था। तो इन्हीं के क्रम में आप देखेंगे, किनके क्रम में, 1956 ईस्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये जो हैदराबाद के निजाम को जो प्रमुख पद था मीर उस्मान अली पद को समाप्त कर दिया गया और मराठी भाषी क्षेत्र जितने थे उसे मुंबई क्षेत्र में उधर शामिल कर दिया गया आप देखेंगे। और फिर देखें कि जो कन्नड़ बोलने वाले थे उसे मैसूर कर्नाटक के राज्य में इस शामिल कर दिया गया और इधर जो हैदराबाद रहती तेलुगु भाषी क्षेत्र को हैदराबाद राज्य में शामिल कर दिया। इस तरह साथियों ये हैदराबाद का विलय हुआ और अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। कब, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से। फिर साथियों आप देखेंगे कि अब ये तेलंगाना राज्य, तो आप देखेंगे 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से हटकर एक तेलंगाना राज्य बना। तो साथियों ये रहा आपका हैदराबाद का विलय और हैदराबाद राज्य को तेलंगाना के अंदर कैसे आया, यानी तेलंगाना राज्य का गठन कैसे हुआ और ये 29वां राज्य के रूप में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। अभी तो खैर 28 राज्य है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद 28 राज्य भारत में रह गए। साथियों ये वीडियो आपको कैसे लगी अवश्य आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसको करने के लिए साथियों किसी प्रकार की आपको कोई पैसा कौड़ी तो लगता नहीं है, बस मन की इच्छा बढ़ाइए, समझिए। और हैदराबाद का विलय इतने अच्छे से मैंने आपके पास रखा है, मुझे आई होप कि आप अवश्य इसे समझे होंगे।